तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस बड़ी घटना पर, एक बड़ा एक्शन जो आज हुआ है एनआईए की तरफ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, 4 जगह पे क्रिमिनल्स कम टेररिस्ट एलिमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसकी बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था लेकिन सीरियसली नहीं लिया गया। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 50-51 दिन पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें कहा था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एनआईए को कहा है कि वो हिंदुस्तान भर में टेरर एक्टिविटीज़ रोकने के लिए उन क्रिमिनल्स के ऊपर भी शिकंजा कसे जिनके तार कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। आपको याद होगा, आप देख सकते हैं एक बार फिर हमारा इसी चैनल का एपिसोड नंबर 481, 481। पहली बार हमने जिक्र किया था कि एनआईए अब नामचीन जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं देश भर के, उनके ऊपर शिकंजा कसेगी। उसके पहले एनआईए, जिसकी ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है, पूरे हिंदुस्तान में एक्शन ले सकती है, लेकिन वो सिर्फ टेरर रिलेटेड या नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए अंसरों के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में स्टेट सब्जेक्ट है। एक क्रिमिनल, एक मर्डर, एक चोर और चक्का, इस किस्म के लोगों के खिलाफ एक्शन लेना राज्य की जिम्मेदारी होती है। उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। लेकिन जो टेरर का मुद्दा है, देश की आज़ादी का मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो एनआईए की जुरिस्डिक्शन में आता है। इसलिए जहाँ जहाँ एनआईए को लगा कि इन जिनको हम आम किस्म के अपराधी मानते हैं, उनकी तार, उनका मेल जोल कहीं ना कहीं देश के विरोधी विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो उनके ऊपर एक्शन लेना एनआईए की हद में आ जाता है। तो उस एपिसोड में 481 में मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन एनआईए को पूरी छुट्टी दी गई। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि एक तरीके से इसमें पंजाब, हमने ये भी कहा था कि एक तरीके से इस एक्शन से पंजाब का बहुत भला होगा। मैंने एग्जांपल दी थी, उन्हीं दिनों नए नए जो पंजाब के फॉर्मल डीजीपी थे, दिनकर गुप्ता, उनको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का चेयरमैन लगाया गया था, डायरेक्टर जनरल लगाया गया था, हेड लगाया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब में इतने साल काम करने के बाद दिनकर गुप्ता को पंजाब के गैंगस्टर्स की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। मैंने उनके इस एक्सपीरियंस की तारीफ़ भी की थी और आज एक बार फिर करता हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लेके पंजाब के इन गैंगस्टर्स को, जो हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के इस पूरे नॉर्थ इंडिया में गड़बड़ी फैलाते हैं, समाज में असुरक्षता की एक स्थिति उत्पन्न करते हैं, उनके खिलाफ इतना बड़ा कंसर्टेड एक्शन जो आज लिया है, ये वाकया ही शलाघा योग है। इसकी कदर करनी चाहिए। मैं हमेशा पुलिस के कामकाज करने के तरीक़ों के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ बनती है। इसके पहले भी एनआईए ने काम किए हैं इसी किस्म के, लेकिन तभी उनको किसी न किसी धर्म या संस्था के साथ जोड़ के देखा जाता रहा है। जब मुंबई में दाऊद गैंग, डी कंपनी या कुछ इस किस्म के मुस्लिम संस्थानों के खिलाफ एक्शन हुआ, जैसे बिहार में पीएफआई के खिलाफ हुआ, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के, तो लोगों की कहीं ना कहीं ये धारणा बन रही थी कि एनआईए शायद सरकार के इशारे पे मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है या मुस्लिम गुनाहगारों के खिलाफ एक्शन ले रही है और किसी को कुछ नहीं कह रही। लेकिन आज के एनआईए के एक्शन में, जिसमें हरियाणा के बहुत सारे गैंगस्टर हैं, दिल्ली के हैं, उनमें कुछ
राजस्थान के भी शामिल हैं जो बाद में कहीं और से ऑपरेट करते हैं, और उनमें पंजाब के जितने नामी गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, वो सब के ऊपर आज बहुत बड़े लेवल पे अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई हुई। इसका अंदेशा भी मैंने कुछ दिन पहले आपको बता दिया था। हमारा एपिसोड नंबर 524 आज 534वां जा रहा है। तकरीबन 8-9 दिन पहले का जो एपिसोड था वो भी आप ज़रूर देखिए। मैं आज की इस वीडियो के साथ वो दोनों को ऊपर लगाऊंगा, आप इसके साथ साथ वो भी देख सकते हो। तो याद रखना, एपिसोड नंबर 481, 481 और 524, ये दोनों एपिसोड देखना तो आपको आज की कार्रवाई की पूरी समझ लग जाएगी। जब मैंने पहला एपिसोड बनाया था, मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोला था आप ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, एनआईए कभी किसी राज्य में जाके ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन आज वो काम हो गया। अब देखिए वो लोग कौन है जिनके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई, उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया, उसके बाद गोल्डी बराड़। ये तीनों शख्स वो हैं जिनका नाम पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आ चुका है, और ये तीनों को उस केस में नामजद किया जा चुका है। इनको एक्यूज्ड बनाया गया है, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के गैंगस्टर सोनीपत के, यमुनानगर के, दिल्ली के एक काला जथेड़ी गैंगस्टर है सोनीपत का, उसकी बीवी को अरेस्ट किया गया है। गुरदासपुर में भगवानपुरिया के घर वालों से, बाप से, माँ से बातचीत की गई। वहाँ से कुछ मोबाइल फ़ोनों को कब्ज़े में लिया गया है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागजात एनआईए के जो कार्यकर्ता थे वो अपने साथ लेके गए हैं। तो काफ़ी कुछ एनआईए के हाथ लगा है। इसी तरह 5 घंटे से ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई के गांव में, जो पंजाब के अबोहर के पास पड़ता है, वहाँ पे उसके माँ बाप से और उसके रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, घर की तलाशी ली गई, और काफ़ी लंबा ऑपरेशन, 50 से ज़्यादा ऑफिसर एंड मैन एनआईए के लॉरेंस बिश्नोई के घर पे मौजूद थे आज सुबह 5:30 घंटे तक। तो वहाँ से काफ़ी कुछ मिला। उसी तरह गोल्डी बराड़ के घर पे, जो मुक्तसर में पड़ता है पंजाब के, वहाँ पे लंबा चौड़ा समय उसके घर वालों के साथ एनआईए के जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया। काफ़ी कुछ वहाँ से भी मिला, मोबाइल फ़ोन मिले, चिप मिले। उनसे अब मालूम पड़ेगा कि किन किन नंबर से कनाडा में बैठ के गोल्डी बराड़ इस किस्म के अपनी जो कार्रवाइयाँ थी, क्राइम की, वो चलाता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए था कि आज से जब मैंने वो 524 नंबर एपिसोड बनाया था, उसके एक दिन पहले पंजाब के डीजीपी की स्टेटमेंट आई थी। उस स्टेटमेंट में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के तार आईएसआई के जो पिट्ठू हैं, जो आईएसआई के एजेंट्स हैं और पंजाब से हैं लेकिन आज तक भाग के पाकिस्तान में छुप के बैठे हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी दिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब अब गैंगस्टर्स को टेररिस्ट के साथ जोड़ के देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एनआईए की बड़ी कार्रवाई होने की फिराक में है। हो गई आज, और इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा पंजाब के गैंगस्टर्स के ऊपर। ट्रेजिडी ये है, हमारी त्रासदी ये है कि इन गैंगस्टर के साथ बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। इसलिए गैंगस्टर को लगता था कि हमें हाथ डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे किस्म के सरकारी अफसर या और सफ़ेदपोश, उनका जो नकाब है वो उतारा जा सकता है या उतर जा सकता है। इसलिए उनको इस बात से बिल्कुल बेचैन थे कि उनके ऊपर कोई बड़ा असरदायक काम
या एक्शन लिया जा सकता है। आज तक होता भी ऐसे रहा है। इतने बड़े बड़े कांड हो गए, कबड्डी के प्लेयर्स को मारा गया, सिंगर्स को मारा गया, फिरौती मांगी गई, बिजनेसमैनों को तंग किया गया, लोगों को घर छोड़ के पंजाब छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इन गैंगस्टर्स को नकेल नहीं लगी। खाली एक गैंग के खिलाफ नहीं, पंजाब में एक और बम्बिहा ग्रुप है, उसके जो कुछ गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ भी, एक बुड्ढा एक का नाम है, एक दूसरा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ में जो एक विक्की पटियाल करके एक लक्की पटियाल एक गैंगस्टर है, बहुत बड़ा बम्बिहा गैंग का, जो आर्मीनिया में बैठ के अपना गैंग चलाता है, उसका घर चंडीगढ़ के नज़दीक खुर्डा लोहारा गांव में है, वहाँ भी रेड मारी गई। और उसके साथ एक छोटा सा गांव और है, फिरोजपुर करके उसका नाम है, वहाँ पे उसका एक करीबी रिश्तेदार रहता है, उसके वहाँ भी रेड आज मारी गई NIA की। तो जितने 3-4 बड़े गैंग, काला जठेरा गैंग, नीरज बवाना गैंग दिल्ली वाला, उसके घर पे भी रेड हुई है आज। तो एक अगर इसको एक लड़ी से देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में आज तक का गैंगस्टर्स के खिलाफ ये सबसे बड़ा कंसर्टेड एफर्ट है, एक्शन है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये बात अपने तजर्बे से कह सकता हूँ। अब आने वाले दिनों में जो होगा वो इससे भी ज़्यादा असरदायक होगा। अब देखना आप आने वाले 4-5 दिन में, या हफ्ता 10 दिन में, बहुत बड़ी ED की रेड्स इन गैंगस्टर्स के ऊपर पड़ेगी। इनके ऊपर ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो अभी आज की रेड के दायरे में नहीं आ सके किसी कारण, उनके ऊपर भी ED का बड़ा एक्शन होगा। बहुत सारे गैंगस्टर की बेनामी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, सील की जाएगी, उनको आगे बेचने का, सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू होगी। इन्होंने कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा के बहुत सारे गैंगस्टर ने, जो बॉर्डर स्टेट है हमारी राजस्थान, वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ में जो पंजाब हरियाणा को टच करते हैं, अबोहर से नज़दीक पड़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। कुछ लोगों ने होटल्स खोल के रखे हुए हैं। खन्ना में एक बहुत बड़े गैंगस्टर के एक 3 स्टार होटल है, वहाँ भी आज रेड हुई है, और उस रेड के दौरान 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जो एक ऐसे बिजनेसमैन के मर्डर धमकी देने में शामिल थे, जिससे 20 लाख रुपए मांगा गया था, उसने नहीं दिया तो उसके घर को आग लगा दी गई थी। इसी किस्म का केस अमृतसर का भी था। तो वहाँ के 2 गैंगस्टर्स के खिलाफ भी आज बहुत बड़ी रेड चलती रही आधा दिन। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अब एक तकड़ी नकेल गैंगस्टर्स के खिलाफ कसी जा रही है, और जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है उसका खुलासा अब ED की रेड के बाद होगा। कहते हैं अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो उसकी फाइनेंशियल बैकबोन को ख़त्म करना होगा। उनके पीछे जो पैसे की ताकत है, जब तक आप उनकी पैसे की ताकत को ख़त्म नहीं करोगे, गैंगस्टर कभी मरेगा नहीं। उसके पास पैसा है तो उस पैसे से वो हथियार खरीदेगा, कंट्रैक्ट किलर खरीदेगा, अपने गुर्गों के रहने का बंदोबस्त करेगा, उनके लिए गाड़ियों का, हथियारों का, रहने का बंदोबस्त करेगा। तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो तरीके से उसकी जो पूरी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मार खा जाती हैं। और दूसरा, अभी जो सबसे बड़ा एक्शन होगा वो पंजाब के और दिल्ली के उन हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ होगा, जो गैंगस्टर की फिरौती का पैसा हिंदुस्तान से रिसीव करके उसको कनाडा या दुबई या कीनिया या आर्मानिया बेचते हैं, उनके ऊपर एक्शन होगा। इसी तरह रिवर्स में जो पैसा बाहर से हिंदुस्तान आता है गैंगस्टर्स के लिए, ISI के ऑपरेटर्स भेजते हैं, वो पैसा किन लोगों के थ्रू आता है, कौन लोग उसको फ़ौरन में रिसीव करते हैं और हिंदुस्तान में वो अपने कारिंदों को देते हैं, जो पैसा फिर जाके कहीं उन गैंगस्टर्स के और टेररिस्टों के हाथ में लग जाता है। अब वो हवाला ऑपरेटर भी इस ED की कार्रवाई में सामने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
अगर हम पिछले 3-4 महीने में जो ईडी की कार्रवाई मुंबई में हुई है, जिसमें डी कंपनी के लोगों पे छापे मारे गए, छोटा स्कील के बहनोई को अरेस्ट किया गया और बहुत सारे हवाला ऑपरेटर को जांच के दायरे में लाया गया, वो बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है। उसी तरह का काम बिहार में भी हुआ, उसी तरह का काम गुजरात में भी कुछ लेवल तक चल रहा है। और थोड़े दिन पहले गोवा में जो सोनाली फोगाट के मर्डर में जो रेस्टोरेंट, एक कर्लीज बार, कर्लीज क्लब का नाम आया था, उसका भी 3/4 हिस्सा वहाँ की सरकार ने आज तोड़ के गिरा दिया क्योंकि वो इल्लीगल था और उसके मालिक को अरेस्ट किया हुआ है। वहाँ से 3 ड्रग डीलर अरेस्ट किए गए हैं। तो ये एक तरीके से क्रिमिनल्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पूरे देश में जो हो रही है, ये एक अच्छी बात है। आज के पहले इतने बड़े लेवल पे कभी ये कार्रवाई नहीं होती थी। अच्छा होगा अगर इसी किस्म की कार्रवाई उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज बहुत बड़ी हुई है। भले सीएम योगी कुछ भी कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश आज भी क्राइम का अड्डा है। और एक ही प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में जहां मर्डर एक्यूज 2-2.5 महीने में बेल पे बाहर आ जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सालों लग जाते हैं मर्डर के एक्यूज को बेल लेने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में देहरादून का एक केस हुआ था पिछले साल, ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी 1.5 महीने में जमानत पे बाहर। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है, बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ भी बड़े ज़ोर की इसी किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। कितना क्राइम हम रोज़ देखते हैं, हम जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, बुज़ुर्गों के ऊपर, छोटी सी अफवाह फैलती है बच्चे चोरी का, उसमें 50 लोगों को पीट दिया जाता है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। तो इस तरीके की कार्रवाई जो एनआईए ने शुरुआत की है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और आने वाले दिनों में उड़ीक रहेगी। एक देखना पड़ेगा हमें कि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन गैंगस्टर्स की इलीगल पैसे से कमाई हुई जायदाद पे क्या एक्शन लेती है। और होगा ये, मुझे लगता है बहुत से लोगों के ऊपर अभी एनआईए की जो केसेस हैं, धाराएं हैं, उनका केस तो चलेगा ही। उसके अलावा अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे भी बहुत सारे केस दर्ज किए जाएंगे। जो प्रोसीड आप क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाते हो, उसको जब आप खर्च करते हो आगे फिर क्राइम करने के लिए, वो पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नीचे आती हैं और ईडी उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो अच्छी बात है जो अब तक हुआ है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और एक्शन की आशा रखते हुए आपके साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।